नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग तृतीय वर्ष में विश्व का प्रादेशिक भूगोल में अगला टॉपिक लेते हैं। एशिया के उच्चावच के बाद अगला टॉपिक आता है एशिया का अपवाह तंत्र। एशिया के अपवाह तंत्र में अगर बड़े लेवल पे बात करें कि उच्चावचों के आधार पे है वो इसके अपवाह तंत्र का विभाजन किया गया है। मूलतः क्योंकि एशिया महाद्वीप विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ का जो संपूर्ण अपवाह तंत्र है वो यहाँ की भू आकारिकी द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसमें मुख्य हिमालय एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एशिया के जो अपवाह तंत्र को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में प्रवाहित होने के कारण मुख्य एशिया महाद्वीप तीनों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है तो हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र हो गया, पूर्व की ओर प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र हो गया। इसी तरह से उत्तर की ओर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ आर्कटिक महासागर है तो वहाँ पर आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र। और इसी तरह से एशिया महाद्वीप में मरुस्थलीय क्षेत्र हो, चाहे तिब्बत के पठार के आसपास का कुछ भाग हो, ये सारा का सारा है वो आंतरिक अपवाह तंत्र के क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से इस विस्तृत महाद्वीप में इसके अपवाह तंत्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र, आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र और आंतरिक महासागरीय अपवाह तंत्र। अगर इन अपवाह तंत्र की नदियों के अगर इस मैप में देखें तो ये ऊपर है आर्कटिक महासागर। इसमें कोलिमा, इंडिगिरिका, येना, येनिसी, ओबे, इनकी सहायक नदियाँ, डसिम, एटिस, ये नदियाँ हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती है। और इस तरफ है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आमूर, फाल, हवांगो, यांगटिसिक्यांग, सिकियांग और उसके बाद मिकांग, मिनाम, साल्विन, ये सारी नदियाँ हैं इधर साल्विन इसमें इन महासागर में गिरती। ये सारी नदियाँ हैं प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसके बाद आती है साल्विन, इरावदी, चिदविन, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सतलुज और सिंधु। ये सतलुज और सिंधु की सहायक नदियाँ, ये सारी दजला और फरात, ये सारी की सारी नदियाँ हैं वो हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र में शामिल की जाती हैं। और चौथा था आंतरिक अपवाह तंत्र, जिसमें अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, इनमें कुछ गिरने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बड़ी नदियाँ नहीं हैं। जैसे अरल सागर में सरदरिया, मुदरिया, ये नदियाँ गिरती है। तो इस तरह की छोटी छोटी नदियाँ, अभी इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की बात करें तो मध्य एशिया की उच्च और विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। यह अपवाह तंत्र का विस्तार अपेक्षाकृत कम है जो अन्य नदियां हैं, फिर भी यहाँ पर इसमें बड़ी नदियाँ शामिल की जाती हैं। इसमें मुख्य नदियाँ हैं आमूर, हवांगो, यांगटिसिक्यांग, सिक्यांग, मिकांग, मिनाम और रेड। ये नदियाँ हैं जो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र में हवांगो नदी की सहायक नदियाँ वीहो, फेनो, ये याद रखने की बात है। यांगटिसिक्यांग की सहायक नदियाँ हान, मिन, कान, चालिंग, सियांग आदि नदियाँ हैं। तो हवांगो और यांगटिसिक्यांग की नदियों का जो सहायक नदियाँ हैं विशेष तौर से ध्यान रखना। इस अपवाह तंत्र में अनेक प्रकार के अपवाह स्वरूप देखने को मिलते हैं। अपवाह स्वरूप से क्या मतलब है कि नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर किस तरह की आकृति का निर्माण करती है। जैसे हवांगो का अपवाह तंत्र है वो आयताकार अपवाह तंत्र है, क्योंकि हवांगो की जो घाटी है काफ़ी गहरी है और उसके आसपास की नदियाँ हैं वो सीधी आकर उसमें मिलती हैं। इसी तरह से यांगटिसिक्यांग नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है वो वृक्षशाही प्रतिरूप के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब वृक्ष के जैसी आकृति की शाखाएं अलग अलग दिशाओं में आकर गिरती हैं। तो ये नदियां हैं एशिया प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां हैं। उपजाऊ डेल्टा का निर्माण व मैदानों का निर्माण करती है। और चीन का जो उत्तरी विशाल मैदान है, उत्तर का जो मैदान है वो हवांगो नदी की देन है, जहाँ प्रतिवर्ष इस नदी के कारण चीन में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसलिए इसको चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। विशेष तौर से ध्यान रखें, हवांगो नदी को चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से इस क्षेत्र में बहने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी 5120 किलोमीटर यांगटिसिक्यांग नदी है, जो
नदी बहती हुई प्रशांत महासागर में जाके गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती हैं। दूसरी नदियाँ आती हैं हिंद महासागरीय नदियाँ। हिंद महासागरीय नदियाँ पश्चिम में दजला फरात, जो इराक और ईरान के इराक के क्षेत्र में बहती हैं, उद्गम से लेकर पूर्व में मलाया प्रायद्वीप तक। मलाया प्रायद्वीप से मतलब है जो अपने इंडोनेशिया और सुमात्रा, जावा सुमात्रा का क्षेत्र है, मलेशिया के आसपास का भाग है, वो जो इधर हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दजला फरात, इरावदी, साल्वेन, चेद्वेन, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये नदियां हैं जो हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इस अपवाह तंत्र की एक बड़ी विशेषता है कि नदी अपहरण का उदाहरण यहाँ पर मिलता है। इरावदी और सिंधु नदी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्राचीन काल में उत्तरी घाटी में बहने वाली नदी का सिंधु नदी ने अनेक छोटी छोटी नदियों का अपहरण किया था, जो आज उसके पश्चिम हिमालय क्षेत्र में दिखाई देते हैं। भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियाँ मार्ग परिवर्तन की अपेक्षा अपनी घाटियों को गहरी करने में लगी हुई है। इस प्रकार नदियों का अपवाह तंत्र पूर्व उत्पन्न अपवाह प्रणाली के रूप में पाया जाना, मतलब पुराना प्राचीन समय का पाया जाता है। उसी प्रकार से विशेषतः अगर इन बात करें आर्कटिक अपवाह तंत्र की, तो आर्कटिक अपवाह तंत्र है वो एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जाके गिरती हैं। ये नदियाँ मध्यवर्ती ऊंच और गर्म प्रदेशों से निकलकर एशिया के उत्तरी मैदानी भागों से बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है, और आर्कटिक महासागर में अधिकांश भाग है बर्फ़ के रूप में जमा रहता है। इसलिए इन नदियों के मुहाने पर गिरने से पूर्व दोनों किनारों पर ये नदियाँ फैल जाती है, और ये अनेक प्रकार के विस्तृत दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है। ये दलदली भाग शीत ऋतु में बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिसके कारण इन नदियों का कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं रहता। यहाँ पर कोई भी बड़ा इस तरह का बंदरगाह नहीं है। व्यापारिक दृष्टि से ये नदियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस आर्कटिक अपवाह तंत्र की 3 बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें येनिसी, ओबे येनिसी और लीना, ये बड़ी नदियाँ हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती है। चौथा आता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। एशिया महाद्वीप में पश्चिम में अनातोलिया पठार से लेकर पूर्व में चीन का मंचूरिया क्षेत्र तक है आंतरिक अपवाह क्षेत्र पाया जाता है, और इन नदियों का अस्तित्व वर्षा और बर्फ़ के पिघलने पर निर्भर करता है। बड़ी नदियां हैं वो बहकर झीलों या आंतरिक सागरों में जाकर गिरती है, और अन्यथा इनका जल है रेतीले शुष्क क्षेत्रों में जाकर विलीन हो जाती हैं। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में आमू दरिया व सर दरिया जो अरल सागर में गिरती है। अन्य इली, चू, तारिम, खोतान आदि जो नदियां हैं बालकस झील या लोपनौर झील में गिरती हैं। तो इस प्रकार अपवाह तंत्र के अंतरिक्त एशिया के दक्षिणी पश्चिम में कुछ छोटी नदियाँ जो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान है, इन क्षेत्रों की जो नदियाँ हैं बहुत सामान्यतः छोटी नदियाँ हैं। इनमें मनीषा, मेंडेरेस और नटेस आदि नदियाँ हैं जो भूमध्य सागर में भी जाके गिरती है। तो बड़े तौर पे एशिया के अपवाह तंत्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, और इन 4 भागों के अपवाह तंत्र का जो एक डायग्राम है इसमें बता रखा है। देखिए, ये ऊपर है आर्कटिक अपवाह तंत्र का भाग है, बीच में आंतरिक अनातोलिया पठार से लेकर मंचूरिया क्षेत्र तक आंतरिक अपवाह तंत्र, और उसके बाद हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र जो नीचे का भाग है पूरा, जिसमें सऊदी अरब से लेकर और प्रायद्वीपीय भारत, मलाया प्रायद्वीप तक, और इसके बाद पूर्व में यहाँ पर जापान, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और ये सारे हैं भाग है जो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र में आते हैं। इसलिए इस डायग्राम के साथ आराम से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।